तो जब हम गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत बात कर रहे हैं कि जो संवेदन गति अधिगम है उसके अंतर्गत हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से साधारण आदतों का अर्जन किस तरह से करते हैं वह चीज इसमें सीखी जाती है। और जैसे विद्यार्थी स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं और वहां पर कुछ नया नया ज्ञान नया नया कौशल अर्जित करते रहते हैं, तो यह संवेदन गति अधिगम के श्रेणी में आता है। अगला है प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक अधिगम क्या है? इसके अंतर्गत जटिल कौशलों का अर्जन किया जाता है। जटिल कौशलों का, जटिल अनुक्रियाओं का, जटिल व्यवहारों का, जटिल कौशलों का अर्जन किया जाता है। जैसे नृत्य कार्य किया जाता है, अथवा साइकिल चलाना होता है, अथवा हाथ से लिखना होता है। ये बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो गत्यात्मक अधिगम के मुख्य दो भेद थे, उन भेदों में हमने जिनकी चर्चा आपसे की। अगला गत्यात्मक अधिगम के बाद का जो भेद था वह था विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम का तात्पर्य यह है कि हम विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत विचारों का, संप्रत्ययों का, साहचर्यों का अर्जन करते हैं। हम विचारों का किस तरह से अर्जन कर सकते हैं, हम संप्रत्ययों का अर्जन किस तरह से कर सकते हैं, और साहचर्य का अर्जन किस तरह से कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत सीखते हैं। और इस विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं। उनमें विचारात्मक अधिगम के 4 उपभाग हैं। इसके 4 प्रकार हैं। उसमें सबसे पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम, परसेप्चुअल लर्निंग। दूसरा है संप्रत्यक्षात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। और तीसरा है साहचर्यात्मक अधिगम, एसोसिएशन या एसोसिएटिव लर्निंग। और लास्ट है काल्पनिक अधिगम, इमेजिनेटिव लर्निंग। तो इस विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें सबसे पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या है? प्रत्यक्षात्मक अधिगम के अंतर्गत हम ठोस पदार्थों का या किसी का चित्र बना करके इन सारी चीजों को हम प्रत्यक्ष तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं, उसे कहा जाता है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। दूसरा है संप्रत्यक्षात्मक अधिगम, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हम इसमें क्या सीखते हैं? हम इसमें संप्रत्ययों एवं अमूर्त विचारों को सीखने की कोशिश करते हैं। जब हम संप्रत्ययों को सीखने की कोशिश करते हैं, अमूर्त विचारों को सीखने की कोशिश करते हैं, तो वह उसे हम संप्रत्यक्षात्मक या संप्रत्ययात्मक अधिगम कहते हैं। अगला है साहचर्यात्मक अधिगम। साहचर्यात्मक अधिगम के अंतर्गत सूचनाओं के एक निर्धारित क्रम को हम जोड़ते हैं। जब हमको किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो उन सूचनाओं से हम साहचर्य संबंध स्थापित करते हैं। इस तरह के ज्ञान की प्रक्रिया को हम, इस तरह के अधिगम को हम साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। और अगला है काल्पनिक अधिगम। इस काल्पनिक अधिगम में क्या होता है? काल्पनिक अधिगम में तीनों काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कालों की जो चेतना है, उन चेतना में एक निश्चित स्वरूप मिल जाए, उसे हम कहते हैं कल्पना। तीनों काल की बातों को चेतना में एक निश्चित स्वरूप मिल जाए या चेतना को एक निश्चित स्वरूप मिल जाए, उसे हम कल्पना कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कल्पनात्मक अधिगम करते हैं तो हम वर्तमान में भी, भूतकाल में भी और भविष्य काल की बातों को सोचते हैं, चिंतन करते हैं, एक नई कल्पना करते हैं और उसके बाद हम उससे कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भी किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम किसी चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और फिर अगला था मानव व्यवहार के अनुसार अधिगम। मानव व्यवहार के अनुसार अधिगम में ज्ञानात्मक अधिगम,
अभिवृत्त्यात्मक अधिगम और कौशलों द्वारा सीखना, कौशलात्मक अधिगम। तो सबसे पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम में क्या होता है? इसमें ज्ञान, संप्रत्यय तथा आपसी संबंधों की हम चर्चा करते हैं। जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, संप्रत्ययों की चर्चा करते हैं और दोनों में आपसी संबंधों की बात करते हैं, तो इस तरह के अधिगम को ज्ञानात्मक अधिगम कहा जाता है। दूसरा है अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। अभिवृत्त्यात्मक अधिगम क्या है? अभिवृत्त्यात्मक अधिगम यह है कि समूह के साथ संबंधों के विकास के दौरान हम संवेगों को सीखते हैं, स्थायी भावों को सीखते हैं और आत्मानुभूति को भी सीखते हैं। तो इस तरह के सीखने की जो प्रक्रिया है या इस तरह के सीखने की जो अधिगम है वह अभिवृत्त्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। और अगला है कौशलात्मक अधिगम। कौशलात्मक अधिगम में अभ्यास द्वारा हम गत्यात्मक अधिगम करते हैं। अभ्यास द्वारा गत्यात्मक अधिगम इसमें शामिल होता है कि जब हम किसी कौशलों का विकास करते हैं तो हम कौशलों का विकास चलते हुए भी कर सकते हैं, गत्यात्मक तरीके से करते हैं, अभ्यास के दौरान करते हैं। इस तरह का जो अधिगम किया जाता है उसको हम कौशलात्मक अधिगम के अंतर्गत रखते हैं। इसमें बहुत सारे कौशलों को सीखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ अधिगम के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उन अधिगम के प्रकारों के आधार पे व्यक्ति किस तरह से सीखता है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे। और प्रकारों के बाद अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है कि ज्ञान किस तरह से सीखा जाता है और उस ज्ञान को सीखने में कौन कौन से तरीके हैं, उसके क्रमबद्धता क्या है, उसकी प्रस्तुतिकरण के तरीके क्या हैं, उन सारी चीजों की बात हम कर रहे हैं कि अधिगम की प्रक्रिया क्या है। जब एक व्यक्ति सीखता है तो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अभिप्रेरणा। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य करता है, वह स्वतः करता हो या किसी से प्रेरित होकर के करता हो, लेकिन वह जब भी कार्य करता है वह कहीं न कहीं आंतरिक अभिप्रेरणा से अथवा बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर के ही कार्य करता है। तो अधिगम की प्रक्रिया क्या है? अधिगम की प्रक्रिया में के तहत सबसे पहला अभिप्रेरणा। आप जब भी किसी कार्य को करते हैं उस कार्य को करने में कोई न कोई किसी न किसी का एक अभिप्रेरणा शामिल होती है। आप किसी से प्रभावित होकर के किसी अभिप्रेरित होकर के कार्य करते हैं। जैसे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तो आपको एक यह प्रेरित करता है कि हमको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। उसके आधार पे हम अभिप्रेरणा प्राप्त करके कुछ नया नया काम करते हैं। दूसरा है उद्देश्य। जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं बिना उद्देश्य के हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। और जब तक हमारे उद्देश्य स्पष्ट नहीं होते हैं, जब तक हमारे उद्देश्य निर्धारित नहीं होते हैं, तब तक हमारी समस्या का समाधान भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और बिना उद्देश्य के हमारे कोई कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम उद्देश्यों को ध्यान में रख करके हम सीखने की कोशिश करते हैं। और अगला है बाधा, समस्याएं आती हैं। समस्याएं कब आती हैं? जब हम प्रेरित होकर के किसी कार्य को उद्देश्य को ध्यान में रख करके कार्य करते हैं तो उस कार्य करने की प्रक्रिया में, कार्य करने की स्थिति में बाधाएं आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सीखा जाता है, कुछ नहीं सीखा जाता है। जैसे हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने में बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। जैसे कोई शोर कर रहा है या कोई बोल रहा है या आप उसको बार बार चुप भी करा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ रहा है, वो बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी आप अधिगम करते हैं उन अधिगम में बाधाओं के रूप में कुछ न कुछ चीजें शामिल हो जाती हैं। इसलिए उन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करते हैं और फिर हम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। और फिर है विभिन्न अनुक्रियाएं।
जब हमें समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी अनुक्रियाएं करते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, हम इस तरह से करेंगे तो यह होगा, इसका निष्कर्ष क्या होगा, इसका निर्णय क्या होगा। बहुत सारी बातों को ध्यान में रख करके हम उठा पटक करते हैं, अनुक्रिया करते हैं कि हम हमारी क्रिया में, हमारे कार्य करने की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। इसलिए हम सकारात्मक अनुक्रिया करने की कोशिश करते हैं और उससे हमारा शिक्षण प्रभावशाली होता है। और हम जब सीखते भी हैं तो उस सीखने की प्रक्रिया भी प्रभावशाली होती है। और फिर उसके बाद है पुनर्बलन। पुनर्बलन का तात्पर्य क्या है? पुनर्बलन का तात्पर्य यह है कि हम किसी अध्यापक का आदेश मानते हैं अथवा स्वयं की इच्छा से कोई कार्य करते हैं, या हमारी कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती हैं उनके आधार पर कार्य करते हैं, या हम किसी चीज से प्रभावित होकर के कार्य करते हैं, लेकिन उसको हम करते हैं, उसको हम कहते हैं पुनर्बलन। और हमारे अधिगम में पुनर्बलन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको समझना आवश्यक है। और लास्ट में हम सामान्यीकरण या एकीकरण का कार्य करते हैं। सामान्यीकरण या एकीकरण किसे कहा जाता है? जब हम किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो नए ज्ञान को हम पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और जब हम पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देते हैं तो हमारे नए ज्ञान में परिष्कार हो जाता है और हम किसी न किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। और जब हम नए ज्ञान को सीख करके पुराने ज्ञान को जोड़ करके और फिर एक नया ज्ञान हमारे सामने आता है तो वह परिष्कृत होता है, सुव्यवस्थित होता है और वह व्यवस्थित ढंग से सीखने में सहायक होता है। इसलिए जो अधिगम की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके अधिगम किया जाता है। और यही बात नहीं, जब विद्यार्थी अधिगम करता है तो उन अधिगम करने की प्रक्रिया में भी यह कुछ अधिगम की प्रक्रियाएं सामने आती हैं। और जब एक अध्यापक अध्यापन कार्य करता है तो उस अध्यापन कार्य करने में भी कुछ अधिगम की प्रोसेस होती है, प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे एक अध्यापक को गुजरना होता है और उसको समझने की, सीखने की कोशिश करना होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम आज आपके सामने अधिगम की बात कर रहे थे। अधिगम का तात्पर्य हमने देखा, उसकी परिभाषा देखी और अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं, अधिगम के प्रकार कितने होते हैं और अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। इन सारी बातों पर आज हम बहुत सारी चर्चाएं किए आपसे। और कहने का तात्पर्य यह है कि इस बात को हम न भूलें कि हम जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ नया नया सीखने की कोशिश करते हैं, और जब हम नया नया सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे ज्ञान में परिष्कार होता है, हम एक नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और हमारा ज्ञान दृढ़ और सुदृढ़ होता है। इसलिए हम आज अपने शिक्षण की व्यवस्था में या अपने अध्यापन में हम अधिगम चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे, और इसके बाद हम अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं उनकी चर्चा हम अगले चैप्टर में आपसे करेंगे। और इस अधिगम की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हम आपको अगली क्लास में कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।